Welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 40 of BSc First Semester Chemistry Important Question Series. फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की जो यूनिट थर्ड है, डेट इज़ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। इसका एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड डेट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। इसमें आपको पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और पीरियड और ग्रुप्स में ये कैसे वेरी करती है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। और एक और क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि जो हमारी सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो पॉजिटिव की होती है। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। एंड अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। जैसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी आप उसी तरह से अपने नोट्स बना सकते हो और वैसे ही एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अगर आप अपना टॉपिक अच्छे से डिफाइन करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। पहली बात तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये दोनों ही क्या है, एक ही चीज़ है, बस इनके दो नाम हैं। नाम से हम इस समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन गेन। गेन का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। एंथैल्पी हम यूज़ करते हैं, साइंटिफिक टर्म होता है एनर्जी का, यानी कि एनर्जी किसी प्रोसेस को कराने में या किसी प्रोसेस से जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम साइंटिफिक टर्म में या फिर केमिस्ट्री की टर्म में बोल देते हैं एंथैल्पी। तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसे हम इस वाली टर्म को भी आगे समझेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर बात करते हैं। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज टर्म्ड एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या लिखा है कि जब हमारा कोई न्यूट्रल गैसियस एटम क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तब हमारी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। केमिस्ट्री में हम जनरली देखते हैं जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो एनर्जी रिलीज होती है। क्यों होती है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से अगर उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एटम की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई उतनी एनर्जी बाहर रिलीज हो जाएगी। तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा जो अगर कोई एटम हमारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो उसे स्टेबिलिटी उसकी इंक्रीज ही होगी। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से उस न्यूट्रल गैसियस एटम की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाए। इससे क्या होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को ज़बरदस्ती कराना पड़ेगा। अब हम ये प्रोसेस ज़बरदस्ती क्यों कराएंगे? हो सकता है हम उसे जो एनायन जो फॉर्म हो उसे हम किसी एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम उस एनायन को क्या करेंगे, बनाएंगे, और उसके लिए अगर हमें एनर्जी देनी भी पड़े तो हम एनर्जी देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि हमेशा से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी हमारी हमेशा रिलीज नहीं होगी। हो सकता है कि कुछ केसेस में जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तो इस प्रोसेस को कराने के लिए हमें एनर्जी डालनी पड़े। वो अब आगे देखेंगे कि किस तरह से हम ये इस बात को डिफाइन करेंगे। आगे लिखा है, जनरली इट इज़ एन एनर्जी रिलीजिंग और एक्सोथर्मिक प्रोसेस, अल्थो अ गुड नंबर ऑफ एक्सेप्शंस आर अवेलेबल। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी रिलीज ही होगी किसी एटम को। किसी न्यूट्रल गैसेस एटम अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो हमेशा एनर्जी रिलीज नहीं होगी। नॉर्मल केसेस में क्या होगा, नॉर्मली हमारा अगर कोई न्यूट्रल गैसियस एटम, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्स, ये क्या है, हमारा गैसियस स्टेट में होना चाहिए और गैसियस स्टेट में ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि इस एटम ने बाहर से कोई एनर्जी ना ले रखी हो, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होनी चाहिए, जो इसकी नॉर्मल होती है नॉर्मल स्टेट में वैसी होनी चाहिए। अब इस स्टेट में ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट करे तो नॉर्मल केस में हमें देखने को मिलेगा कि ये बन जाएगा एनायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से, और यहाँ पर क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और जितनी एनर्जी डिक्रीज हुई इस एटम की वो एनर्जी बाहर निकलेगी, और ये एनर्जी हम किसकी फॉर्म में देखेंगे, निगेटिव
निगेटिव टर्म्स में देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं कि अगर किसी सिस्टम से एनर्जी बाहर रिलीज होती है तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव, उसे हम नेगेटिव के टर्म्स में देखते हैं। और अगर हमारा क्या हुआ कि कुछ रेयर केस ऐसा हो सकता है कि ये न्यूट्रल गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता हो, लेकिन हमें ये एनायन चाहिए किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने पर्पस के लिए। तब हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को ज़बरदस्ती कराएंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एनर्जी डालनी पड़ेगी। अब जब हम इसमें एनर्जी डालेंगे, यानी कि सिस्टम में, इस एटम में हम एनर्जी डाल रहे हैं, तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं कि जब भी हम किसी सिस्टम में, सिस्टम क्या, जिस जो हम एटम ले रहे हैं या कोई भी कंपाउंड अगर हम ले रहे हैं, उसे हम बोलेंगे सिस्टम। अगर उसमें हम एनर्जी डाल रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगी, और उसमें से एनर्जी निकाल रहे हैं तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंपेयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एट दिस पॉइंट। तो यहाँ से हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कंपेयर कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो एनर्जी होती है जो हमें डालनी पड़ती है जब एक न्यूट्रल गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। जनरली जब कोई न्यूट्रल गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, जैसे कि सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, क्योंकि उसे अब क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो वहां से वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये क्या होता है, इस प्रोसेस को कराने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी डालनी पड़ेगी। यही बात हमारे यहाँ लिखी है, द आयोनाइजेशन एनर्जी इज अ मेजर ऑफ द ईज with which an atom can lose electrons and is thus related to the formation of cations। तो इससे क्या होगा, हमारा कैटायन फॉर्म होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी से, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से हमारा क्या फॉर्म होगा, एनायन फॉर्म होगा। यही बात लिखी है, इन द सेम वे द कोरिस्पॉन्डिंग क्वांटिटी ऑफ एनर्जी involved in the formation of anions is called electron gain enthalpy और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन, एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमारा न्यूट्रल गैसियस एटम है, इस न्यूट्रल गैसियस एटम को इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। तो अगर इस न्यूट्रल गैसियस एटम का जो इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन है वो जितना ज़्यादा होगा, उतना ही इजिली ये एटम उसे एक्सेप्ट कर लेगा, और जितना इजिली ये एक्सेप्ट कर लेगा, उतनी ही स्टेबिलिटी इस एटम की इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद इंक्रीज होगी, यानी कि उतनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, जो कि नेगेटिव होगी। तो उतनी ही हमें नेगेटिव एनर्जी की वैल्यू देखने को मिलेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर ये न्यूट्रल गैसियस एटम इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, लेस अट्रैक्शन बिहेव करता है, यानी कि इसके साथ क्या है, इसका अट्रैक्शन कम है, ये इसे गेन नहीं करना चाहता, तो तब क्या होगा कि अगर हम, तो उतनी कम टेंडेंसी होगी कि इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, तो उतनी ही कम एनर्जी निकलेगी इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर, उतनी कम उसे स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, लेकिन हम अपने पर्पस के लिए इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा रहे हैं। तो क्या होगा, लेस अट्रैक्शन होगा, और लेस अट्रैक्शन होने के बावजूद ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी से नहीं मिलेगी, यानी कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी, तो नेगेटिव वैल्यू जो होगी एनर्जी की वो हमारी क्या होगी, कम होगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और यही बात यहाँ पर लिखी है, एज सच मोर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर नेगेटिव विल बी द इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, यानी कि जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा इस इलेक्ट्रॉन के साथ इस एटम का, उतनी ज़्यादा उसकी जो एनर्जी बाहर निकलेगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, और उतनी वो क्या होगी, नेगेटिव की फॉर्म में होगी। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस एटम की इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को, किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है उसे अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा एटॉमिक साइज। इन जनरल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, यानी कि जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा, इस एटम का एक्स, हम मान लें एक्स कोई भी एटम हमारा हो सकता है, हमारी पूरी जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें से
मोस्ट ऑफ द जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम सभी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा उतनी ही कम क्या होगी, उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, यानी कि उसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से जो अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, वो उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी। अभी इस बात को हम एग्जांपल से समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दो एटम्स की एटॉमिक शेल्स बनाई हैं। जैसे कि इसमें क्या है, n=1 है, यानी कि पहली शेल है, ये दूसरी शेल है। यहाँ पे हमारी n=1, n=2 और n=3 हमारी, यानी कि टोटल 3 शेल है। अब मान लीजिए कि ये हमारा एक अलग एटम है, ये दूसरा एटम है। अब यहाँ पे क्या होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब ये अगर ये वाला एटम इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो किस में एक्सेप्ट करेगा, इस वाली शेल में एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये इसकी क्या है, वैलेंस शेल है। तो यहाँ पर आएगा। और अगर ये वाला एटम इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो किस में करेगा, थर्ड शेल में एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये इसकी वैलेंस शेल है। तो अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन होगा वो कितना होगा, वो इतनी डिस्टेंस होगा, यानी कि इतने डिस्टेंस पर ये न्यूक्लियस से होगा। जबकि अगर ये वाला जो हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन आएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा सॉरी, तो उसका जो डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस से वो इतनी होगी। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन की, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन हमारा इन दोनों के बीच कम होगा, और उतनी क्या होगी, स्टेबिलिटी इस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये हमारा लेस स्टेबल होगा इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम में। और यहाँ पे ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम में मोर स्टेबल होगा, यानी कि अगर ये वाला एटम इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तो वो मोर स्टेबल होगा, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल होगा और इस एटम को ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। जबकि अगर ये वाला एटम इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तब क्या होगा कि अट्रैक्शन फोर्स कम होगा और इस एटम को इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद कम स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये हो जाएगा हमारा साइज। किस तरह से साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को जो गेन करने की टेंडेंसी है वो कम होती जाएगी, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन का, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम होता जाएगा और स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी एटम की। फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इन जनरल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज इन अ ग्रुप एंड इंक्रीजेज इन अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। इस बात को समझते हैं। तो क्या लिखा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। जैसे कि अगर हमारा कोई बाहर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो बाहर का इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम हो जाता है, क्योंकि ये जो इनर शेल होती है ये इसके चारों तरफ क्या होती है, इसे घेरे रखती है इस न्यूक्लियस को, जिसकी वजह से आउटर शेल जो हमारी वैलेंस शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। तो इतना जो न्यूक्लियर चार्ज लगेगा इस वाले इलेक्ट्रॉन का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ, उसे हम बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे क्या होंगी, शेल्स, इनर शेल्स भी इंक्रीज होंगी। इनर शेल जितनी ज़्यादा होंगी, यानी कि एस पी, इसके भी ये क्या होंगे, n=1 में एस ऑर्बिटल होगा, इसमें 2s और 2p होगा। तो ये सब क्या करेंगे, इस न्यूक्लियस को शील्ड करेंगे, यानी कि ढक लेंगे, जिसकी वजह से ये इस वाले आउटर इलेक्ट्रॉन का इसके साथ अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे इनर शेल भी इंक्रीज होती जाएंगी, वैसे वैसे न्यूक्लियस की शील्डिंग भी इंक्रीज होती जाएगी। तो यही रीज़न होता है कि जब हम बात करते हैं किस में, ग्रुप्स में, जब हम ग्रुप में देखते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में, तब क्या होता है, नीचे जाने पर हम जानते हैं क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 17 ग्रुप लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा नीचे जाने पे। तो क्या होगी हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का, जो हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे उसका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है नीचे वाले एटम्स की, वैसे वैसे डिक्रीज होती जाएगी। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो क्लोरीन एटम होता है, क्लोरीन एटम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ज़्यादा होती है फ्लोरीन से। इसका रीज़न ये है कि फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो किस में एक्सेप्ट करेगा, 2p ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसके पास क्या होता है, वैलेंस 2p ऑर्बिटल होता है। तो 2p ऑर्बिटल जो होता है, 2p ऑर्बिटल साइज में छोटे होते हैं। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आता है तो 2p ऑर्बिटल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच में रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जबकि अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन में अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो
3p में आएगा, क्योंकि 3p क्या है, क्लोरीन का वैलेंस सबशेल होती है। तो इसमें क्या होता है, 3p ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का और क्लोरीन एटम के 3p इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उस एटम में, उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होता है। इस वजह से ये क्या करता है, ये और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, जबकि फ्लोरीन में अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। बात करें पीरियड की, यानी कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड में लेफ्ट से राइट जाए तो हम जानते हैं कि साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, एज मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड साइज डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। मीनवाइल अ गुड नंबर ऑफ एक्सेप्शंस आर अवेलेबल, यानी कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे कि बात करें बेरिलियम की, तो यहाँ पर बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो क्या होनी चाहिए, लिथियम से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो लिथियम से कम होती है। इसका रीज़न होता है कि हम जानते हैं कि जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 एंड 2s2। तो अब यहाँ पर अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा अगर ये एटम, तो किस में आएगा, वो इलेक्ट्रॉन 2p में आएगा। तो अब हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को वो 2p ऑर्बिटल में लेके करेगा क्या, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से तो उतनी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर 2p ऑर्बिटल में रहेगा तो उसे अनस्टेबिलिटी होगी। दो इलेक्ट्रॉन आ जाए तो फिर भी क्या हो कि वो क्या हो जाए, दोनों अपोजिट स्पिन में होने की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और वो भी किस में ले रहे हैं हम, हाई एनर्जी ऑर्बिटल में। इसलिए बेरिलियम की जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। हम बात करते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव क्यों होती है। तो यही यहाँ पर इसका आंसर होता है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। तो यहाँ पे लिखा है, व्हेन a second electron is added to a unique negative ion, then this second electron repels the outer electrons are uh, electrons, and consequently more energy will have to be supplied instead of release of energy on its addition। तो मैंने जैसे कि आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन को वो एटम एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, वो किस बात पर डिपेंड करता है कि उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद उस न्यूट्रल गैसेस एटम को कितनी स्टेबिलिटी मिलेगी या स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो यही बात डिपेंड करती है कि सेकंड, यही बात बताती है कि जो हमारी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है ऑक्सीजन गैस का एग्जांपल। तो ऑक्सीजन जब हमारी गैसियस स्टेट में होगी तो ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, जिसकी वजह से इसे हम मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, एनायन में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी इसे एक्सेप्ट करने की वजह से इससे क्या होगी, स्टेबिलिटी मिलेगी इस एटम को। स्टेबिलिटी मिलेगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी हमारी क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। यहाँ पे जैसे कि लिखा है -142 किलोजूल मोल इनवर्स, यानी कि हम जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को किस यूनिट में नापते हैं, किलोजूल मोल इनवर्स में नापते हैं। अब हम क्या करें, अब इस एनायन को क्या करें, ये एनायन को एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराने के लिए फोर्स करें, क्योंकि अब ये जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो किस में एक्सेप्ट करेगा, 2p ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा। यहाँ से आप इजीली समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 एंड 2p4। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस एटम ने क्या करा, न्यूट्रल गैसियस एटम ने, यानी कि इस ऑक्सीजन ने गैसियस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, जो किस में आया, हमारा 2p5 ऑर्बिटल में आया। हम जानते हैं जो हमारी पहली शेल होगी, जो हमारी 2p शेल होती है, सेकंड शेल होती है, यानी कि 2p ऑर्बिटल जो होता है वो साइज में काफ़ी छोटा होता है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे मैंने टोटल 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं, लेकिन हम कंसिडर कर ले कि यहाँ पे टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इन ऑर्बिटल क्या होंगे, ये कम जगह में होंगे, तो इनके बीच में जो स्पेस होगा वो कम होगा। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है। तो अगर हम क्या करें, इसी ऑक्सीजन आयनायन को एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराने के लिए फोर्स करें, तो कितना हो जाएंगे, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बहुत एक दूसरे से पास होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखे, क्योंकि 2p जो सबशेल होती है उसका साइज काफ़ी छोटा होता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ
कि हम यहाँ पे क्या कराना चाह रहे थे कि इस एटम को, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराने के बाद इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो ये क्या, यही रीज़न होता है कि अगर हमें ऑक्सीजन एटम को सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराना हो तो हमें एनर्जी डालनी पड़ेगी, क्योंकि अपने आप से उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब एनायन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी हमारी, +844 किलो जूल मोल इनवर्स होगी, यानी कि क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी कि ये हमें एनर्जी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा भी है, द पॉजिटिव साइन शोज दैट एनर्जी हैज टू बी पुट इनटू द फॉर्म perform this change. The second electron affinity of oxygen is particularly high because the electron is being forced into a small very electron dense space. It's not going to go in willingly. तो यहाँ से यहाँ तक आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। बेसिकली ये क्या है, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।